ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन दिया था? लेबोशियर एंड प्राउस्ट ने। इसके अंदर दो हमारे लॉज आते हैं, इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं। वो लॉज क्या है वो एक एक करके देख लो, है ना। इंपॉर्टेंट लॉज है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लॉ के बारे में समझो। कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ है इसमें ए, है ना। क्या बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट जो लॉ था ये था, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है बेसिकली, कोई बता सकता है? बहुत ही आसान है, पढ़ते आए हो बहुत हमेशा से, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? ठीक है, द मास क्या होता है? मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर बी created मेड। nor can be nor can destroy. be destroyed। डिस्ट्रॉय हो या। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल के समझ में टाइप में समझते हैं। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल या कोई एक रिएक्शन, आपको पता है कि अगर दो या दो से ज्यादा अगर जो सब्सटेंसेस है अगर आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या कर होता है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, है ना। सपोज दैट कि एक एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड आपका ए था, है ना, और ये रिएक्ट किया बी से, एलिमेंट बी से, और फॉर्म किया हमारा कोई भी प्रोडक्ट मान लो सी, है ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसे हम लोग जो राइट हैंड साइड है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, है ना। ए और बी आपस में केमिकली कंबाइन किए, तब जाके वो क्या फॉर्म किया? प्रोडक्ट फॉर्म किया, दैट इज सी। क्लियर है? तो इसमें होता क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन होता है, सपोज दैट आपने कोई जो रिएक्टेंट ए है, ये जो आपका रिएक्टेंट ए है ना। सपोज दैट इसको लिया था आपने 1 kg, है ना। 1 kg ऑफ ए लिया था आपने, रिएक्शन होने के लिए जो होता है, 1 kg लिया था सब्सटेंस ए, और बी लिया था आपने सपोज दैट 2 kg। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट का मास होगा, जो इन दोनों का रिएक्शन हुआ उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसका मास कितना होगा? कितना होगा? 3 kg, 1 + 2 3 kg। इज इक्वल टू 3 kg, है ना। तो जो मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास होता है, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। यही इसका इसका कहने का मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहने का मतलब यही है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आ रही है कि जितना मास पहले था रिएक्शन से पहले, उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी आपको मिलेगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो क्लियर कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट और कांस्टेंट कह सकते हो, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है, कहने का क्या मतलब है? देखो इसके पहले बात कर लेते हैं इसका क्या बोलना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखो ठीक है, क्या होता है? इन अ केमिकल
substance, in a chemical substance, the element are always present in definite proportion by mass। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एक कोई आप केमिकल सब्सटेंस जो होता है, सपोज दैट कि आपका वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी ले लो, है ना। सपोज दैट कि आपने लिया है एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस लिया है जिसका है मान लो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, कार्बन एक है ना, और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अगर मास रेशियो इन दोनों का निकालते हो, मास रेशियो, है ना, मास रेशियो मींस मास ऑफ कार्बन, है ना, बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना आएगा, मास ऑफ कार्बन आपको पता है कितना होता है, 1 ग्राम, 1 मॉलिक्यूल का 12 ग्राम, है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 16 है और दो आपका ऑक्सीजन आइटम है, तो 16 × 2। ठीक है, कितना हुआ 32। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका 6, है ना, 3/, ये आएगा 8। 3/8। ठीक है, तो आपको आ गया 3/8। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, उसका मास रेशियो क्या है 3:8। बात समझ में आ रही है। आप कोई भी, चलो ठीक है, ये कार्बन का समझ में आ गया। सो एक वाटर कर लेते हैं, ठीक है, वाटर का लेते हैं। वाटर का क्या होगा, H2। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ना, और एक ऑक्सीजन Yes। एटम है। ठीक है, तो मास रेशियो अगर निकालते हो, मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना, बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा 2 × 1। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम होता है ना, डिवाइड बाई Yes ऑक्सीजन sir। का कितना होता है 16, है ना। तो इसका कितना आया 1:8, है ना, मास रेशियो क्या आया 1:8। ठीक है, तो कहने का मतलब Yes। ये है कि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। ठीक है, सपोज दैट कि आपने ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, आपने घर का वाटर हो, है ना, कहीं नाली का पानी हो, या फिर नदी का पानी हो, समुद्र का पानी हो, है ना, चाहे कहीं ना कहीं मार्स पे पानी मिल गया हो, तो वो उन सभी का जो भी अगर अगर वाटर है, तो दैट मीन्स उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा H2O, है ना। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा H2O, और उनके जो मास रेशियो है वो भी हमेशा कांस्टेंट ही होगा। क्या होगा मास रेशियो 1:8। Yes। कहीं भी आपको अगर मिलता है वाटर मॉलिक्यूल, आपको कहीं भी मिलता है, तो वो आपको कितने रेशियो में होगा, वो फिक्स रेशियो होगा। वो फिक्स रेशियो क्या है 1:8। बात समझ में आई। Yes sir। लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है। चलो, तो ये थे आपके दो, है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो। एक फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कौन कर रहा है ये, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, है ना, डाल्टन्स जो थे उन्होंने अपना एक पोस्टुलेट दिया था कुछ। ठीक है, कि वो जो एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किए थे, तो उनके उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे। तो वही पोस्टुलेट्स क्या क्या है ये देखो। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 में बोलता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। बोलता क्या है, फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट है आपका, ऑल मैटर is made of
made of very tiny particles called atoms। ठीक है, तो आप तो जानते ही हो ना कि कोई भी अगर आप मैटर लेते हो, ठीक है, ये टाइनी पार्टिकल्स है ना, आप कोई भी एटम लेते हो, कोई भी आप एलिमेंट लोगे, है ना, कोई भी मैटर या एलिमेंट कुछ भी ले लो, है ना, तो वो सभी क्या बने होते हैं। कोई भी अगर आप सब्सटेंस लेते हो, है ना, कोई भी सब्सटेंस ले लिया आपने, ठीक है, सब्सटेंस ले लिया, तो क्या होता है, ये सब मैटर जो है, कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या है, मैटर है, तो ठीक है, तो वो किससे बना होता है, एटम से बने होते हैं, है ना, उसका स्मॉलेस्ट, है ना, एटम से वो बने होते हैं। यही कहना चाह रहा है डाल्टन्स का फर्स्ट जो पॉइंट है, वो उसका मतलब यही है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखो। सेकेंड पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, दैट इज एटम्स आर atoms are indivisible। म्यूट कर लो, कौन है, indivisible particles। कौन है ये, हाँ, indivisible particles which cannot be created, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। ठीक है, इसका मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है, कि जो एटम्स हमने लिए हैं, है ना, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। आपको पता है एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होते हैं, दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। आप कहोगे कि उसमें से हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, प्रोटॉन्स निकाल लेंगे, तो वो सब एटॉमिक की बात हो जाती है ना, वो नहीं करना हमको। हम लोग तो क्या जानना है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, दे आर ऑलरेडी स्मॉलेस्ट एंड दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, है ना, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है कि कोई भी आप अगर केमिकल रिएक्शन करते हो, सपोज दैट आपने एक रिएक्शन लिया जिसमें हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल, है ना, H2O। ठीक है, तो इस केस में, Yes. ठीक है, तो इस केस में आपको ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे हाइड्रोजन के क्या किए थे, आपने यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स लिए, तो आपको मिला प्रोडक्ट में क्या, हाइड्रोजन और एटम्स के ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम्स मिले, आपको कार्बन के तो एटम्स नहीं मिले ना, कार्बन के एटम्स तो नहीं मिले, है ना। आप बोलोगे कि हमने लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम मुझे लास्ट में चाहिए कार्बन के एटम, तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, है ना। क्यों, क्योंकि हमने जो लिया है वही हमें मिलेगा, जैसा बोगे वैसा पाओगे, है ना। तो वही हाल है यहाँ पे, ठीक है, कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम्स लिया है, तो वही हमको प्रोडक्ट के साइड भी मिलेगा, है ना। इसीलिए बोला है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, जो आपको पता है ना। और क्या होता है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, एटम्स जो है अपने से क्रिएट नहीं कर सकते। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि कार्बन के वहां पे हमको एटम्स मिल जाएंगे, क्रिएट अपने से नहीं होगा। बस बात समझ में आ गई। चलो Yes, sir. नंबर 3 देखो। Compounds are made up of two or more atoms. Atoms of a given element, atoms of a given elements are identical, है ना, आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स जो भी, अगर कोई आप एटम लेते हो तो, है ना, तो अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हो तो उसके तो सभी आइडेंटिकल एलिमेंट्स ही ना मिले, आइडेंटिकल एटम्स ही ना दिखेंगे आपको, है, Mass or आइडेंटिकल properties are identical. इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। ठीक है, Yes. तो इसको समझो क्या किया आपने कि सपोज दैट
है ना। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, सॉरी आइडेंटिकल का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक सेकेंड, उफ, ये थोड़ा देख लेना ठीक है, ये मिट नहीं रहा है, पूरा इरेज हो जा रहा है, ये देख लेना आइडेंटिकल का स्पेलिंग थोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट आपने एक एलिमेंट लिया, सपोज दैट कार्बन का एलिमेंट लिया, ठीक है। कार्बन का एलिमेंट लिया तो आपको पता है ना कि इसमें आपको कार्बन के एटम्स मिलेंगे, है ना, कार्बन के एटम्स मिलेंगे, ठीक है। तो कार्बन जो हमने लिया तो कार्बन के एटम्स मिलेंगे, तो इन सभी एटम्स का, है ना, ये सभी एटम्स जो है वो आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के ही क्या है कि नहीं, एक ही एलिमेंट के ही ना ये एटम्स हैं, तो सभी आइडेंटिकल मिलेंगे आपको, ठीक है। और इनका जो केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, क्योंकि हर एक जो एलिमेंट होता है उसके जो जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और जो आइडेंटिकल होगा तो उसका भी आपका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। ये सब आपको पहले से पता है, जस्ट मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये इन्होंने कोई नई बात नहीं करी थी, ठीक है, जो आप जानते हो वही बात कह रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया सभी को। यस सर। चलो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ये देखो, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। Atoms combine in a ratio, in a ratio of small number to form compounds, है ना। ये बात भी तो आपको पता ही है, कंपाउंड्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना आपको, तो कुछ दिन पहले बताया था ना कि जो एटम्स जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड इनका रेशियो होता है ना। तो इसमें जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल ही देख लो ना आप लोग, है ना, वाटर मॉलिक्यूल ही देख लो तो क्या होता है, H2O, है ना, वाटर मॉलिक्यूल, ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन है ना, 1:8 बाई मास, है ना, ये रेशियो फिक्स्ड है ना। तो यही ये वो बात कहना चाह रहा है कि ये जो कंबाइन करते हैं वो क्या होता है, आपका फिक्स्ड रेशियो में होता है, ठीक है, हाँ समझ में आई। चलो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहना चाहता है, बोलता है द रिलेटिव नंबर एंड kinds of atoms, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound, ठीक है, in a given compound, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। तो ये तो सिंपल सी बात है ना, जो रिलेटिव नंबर और एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, कोई भी एक कंपाउंड में तो कांस्टेंट ही होगा ना, वो चेंज तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 5 आपके क्या बोलते हैं, ये पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, जो उन्होंने दिया था, ठीक है। तो अब इसी के हम लोग कर देखते हुए हम लोग आगे का बात करेंगे, ठीक है। तो बट सर आज के, एक पॉइंट और है, हाँ बोलो, एक पॉइंट और है सर, कौन सा पॉइंट है बताओ। चौथा। Atoms of different elements have different masses and chemical वो properties. एक ही चीज है क्या, ये आपका जो मैंने ये बताया ना, एटम्स ऑफ इसका ये पॉइंट नंबर 3 देखो सभी, तो जब जो सेम एलिमेंट्स के होंगे, है ना, उसके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, और जो डिफरेंट होंगे उसके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, वही चीज है ना। ओके सर। इसको आप अलग से भी लिख सकते हो या एक ही से समझ सकते हो। मैंने एक चीज बोल दी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो एटम्स होंगे, है ना, जो सेम एलिमेंट्स होंगे तो उसके एटम्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उसके एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि आपका एक हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया
और एक आपका कार्बन का है, ये कार्बन हो गया या हाइड्रोजन हो गया। तो इसके जो एटम्स हैं, है ना, इसके जो एटम्स है और इसके जो एटम्स है, उससे केमिकल प्रॉपर्टीज और मास तो अलग अलग होंगे ही, है ना, क्योंकि एलिमेंट आपका डिफरेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मासेस। ठीक है, तो क्लियर है सभी का यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कल को जो होगा हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। ओके।